हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम सुनील है और मैं आज से आपकी मेंस की कक्षाएं लूँगा। मेंस की कक्षाएं मैं पेपर 3 से प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 3 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है भारत का इतिहास, दूसरा भाग है संविधान और लोक प्रशासन और तीसरा भाग है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो मैं आपको लोक प्रशासन पढ़ाऊँगा। लोक प्रशासन समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहला है विधायिका। विधायिका क्या है? विधायिका एक कानून निर्मात्री संस्था है जहां कानून का निर्माण होता है। कानून का निर्माण कौन करता है? चुने हुए प्रतिनिधि, जो हम वोट देके विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में भेजते हैं। तो राज्यों में कानून का निर्माण विधानसभा में होता है और केंद्र में लोकसभा में और राज्यसभा में। तो विधायिका क्या है? यहाँ कानून बनते हैं। समझ गए? अब आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? यहाँ कानूनों का क्रियान्वयन होता है। किसके द्वारा? लोक प्रशासकों के द्वारा, अर्थात अधिकारियों के द्वारा। तो कार्यपालिका में जो लोक प्रशासक होते हैं वो मंत्री के दिशा निर्देशन का पालन करते हुए कानून का क्रियान्वयन करते हैं। तो कार्यपालिका क्या है? कानूनों का क्रियान्वयन होता है यहाँ। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? ये कानूनों का सही अर्थ बताती है, सरकार को समय समय पर दिशा निर्देश देती है और इसके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है या कहें कि शक्ति है। इसके पास एक अधिकार है जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात कानूनों का फिर से अवलोकन करती है। जो विधायिका में कानून बने हैं उसको न्यायपालिका देखती है, फिर से रिव्यू करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो ये देखती है ये कानून कहीं संवैधानिक ढांचे पर हमला तो नहीं कर रही है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रही है। इसलिए न्यायपालिका इस अधिकार का उपयोग करती है और उसका सही अर्थ पेश करती है और समय समय पर सरकार को दिशा निर्देश देती है। वो न्यायिक पुनरावलोकन क्यों करती है? ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और संविधान की रक्षा की जा सके। ठीक है, 3 चीज़ है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई होगी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन। लोक प्रशासन को समझने से पहले हमें प्रशासन क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन का अर्थ क्या है? प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र धन शासन। जो प्र उपसर्ग है, इसका मतलब क्या है और शासन है इसका अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। जो प्र उपसर्ग है ये उत्कृष्टता का द्योतक है, अर्थात श्रेष्ठ तरीके से। और शासन का अर्थ है जनता के कार्यों का प्रबंधन करना या जनता की सेवा करना। तो प्रशासन का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ तरीके से जनता की सेवा करना, या दूसरे शब्दों में उत्कृष्ट तरीके से जनता के कार्यों का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन क्या है समझ आ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रशासन का उदय कैसे हुआ। मानव पर नियंत्रण करने के लिए समाज बना, समाज पर नियंत्रण करने के लिए राज्य बना और राज्य पर नियंत्रण करने के लिए सरकार बना। और सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है शासन प्रशासन करना। तो प्रशासन का उदय कैसे हुआ समझ आया? राज्य पर नियंत्रण के लिए सरकार का अस्तित्व में आना, ठीक है, और मानव पर नियंत्रण कर ले समाज का अस्तित्व पे आना, और समाज पर नियंत्रण करने के लिए राज्य का अस्तित्व पे आना, और राज्य पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का अस्तित्व में आना। और सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य है शासन करना, प्रशासन करना। किस तरीके से? श्रेष्ठ तरीके से। तो प्रशासन का उदय कैसे हुआ आपको समझ आ गया।
अब हम बात करते हैं प्रशासन का स्वरूप कैसा होता है। प्रशासन का स्वरूप समझने के लिए आपको राज्य की प्रकृति कैसी होती थी और अभी कैसी है यह समझना पड़ेगा। तो राज्य की प्रकृति पहले अहस्तक्षेपवादी थी, अर्थात राजतंत्र था। राजतंत्र कहने का मतलब क्या था? राजाओं का शासन था। वहाँ राजा ही सब निर्णय लिया करते थे। वो वहाँ लोक प्रशासक नहीं हुआ करते थे, जैसे वर्तमान में अभी अधिकारी हैं वैसा नहीं हुआ करते थे। तो पहले राज्य की प्रकृति कैसी थी? अहस्तक्षेपवादी थी। राजतंत्र हुआ करता था, प्रशासन की भूमिका शून्य। शून्य क्यों? क्योंकि वहाँ लोक प्रशासक हुआ ही नहीं करते थे। ठीक है। अब राज्य की प्रकृति कैसी हो गई? नियामिकी हो गई। नियामिकी का अर्थ है नियम में बांध देने वाला, जो हर चीज़ का नियंत्रण रख ले। अर्थात नियामिकी राज्य कहने का मतलब है तानाशाही शासन, जहाँ एक व्यक्ति एक वर्ग का संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है हर चीज़ में। इसलिए यहाँ राज्य की भूमिका क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है, और प्रशासन का कार्य भी क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। ये तो हो गई नियामिकी राज्य। अब हम किस राज्य में जीते हैं? अब हम लोक कल्याणकारी राज्य में जीते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का कहने का मतलब क्या है? हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार इसके बदले क्या करती है? हमारे हितों की रक्षा करती है। तो कर के बदले सरकार जनता के हितों की बात करती है। और यहाँ क्या होता है? प्रशासन का महत्व असीमित हो जाता है, गर्भ से कब्र तक। तो समझ आ गया राज्य की प्रकृति पहले कैसी थी और अभी कैसे थी। पहले राज्य की प्रकृति अहस्तक्षेपवादी हुआ करती थी, उसके बाद नियामिकी राज्य, और अभी हम किस युग में जीते हैं? कल्याणकारी प्रकृति। और लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? संविधान के किस भाग में मिलता है? संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। क्या है भाग 4 में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोला जाता है। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से 51 तक। 36 से 51 तक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? छोटा सा बता देता हूँ, आप सभी जान रहे होंगे फिर भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कहने का मतलब है कि नागरिकों को सामाजिक न्याय देने के लिए और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को किन पक्षों पर ज़्यादा बल देना चाहिए उसका उल्लेख किया जाता है। अर्थात राज्यों को दायित्व दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है। और प्रशासन का अर्थ बता दिया, प्रशासन का उदय कैसे हो बता दिया, प्रशासन का स्वरूप बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम समझते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, प्रशासनिक दूरी या जन शिकायत। प्रशासनिक दूरी या जन शिकायत क्या है, इसको समझते हैं। जब लोगों की अपेक्षाएं
बहुत ज़्यादा हो जाओ, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्षमता, लोगों की जो मांगे हैं उनको करने के लिए उनकी क्षमता उतनी नहीं होती। अर्थात जन अपेक्षाएं और प्रशासनिक तंत्र है उनकी क्षमताओं के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है? प्रशासनिक दूरी बोला जाता है। समझाता हूँ मैं। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रशासन के पास उतनी क्षमता नहीं होती कि वो हर मांग को पूरा कर सके। तो इन दोनों के मध्य की दूरी को ही क्या बोला जाता है? जन शिकायत या प्रशासनिक दूरी। समझ गए? इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है? जन शिकायत और प्रशासनिक दूरी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। कुछ प्रश्न हैं, उसको आपको लिखना है, तो नोट कर लीजिए जो मैं आज पढ़ाया हूँ। पहला प्रश्न लिखेंगे, राज्य की प्रवृत्ति समय के साथ परिपक्व होते जाती है, वह अहस्तक्षेप से सीमित राज्य की ओर बढ़ती है। भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। बता दिया था मैं राज्य की प्रकृति कैसे थी, पहले अहस्तक्षेप से, नियामकी से कल्याणकारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। राज्य की प्रवृत्ति समय के साथ परिपक्व होते जाती है, वह अहस्तक्षेप से सीमित राज्य की ओर बढ़ती है। भारत के संदर्भ में व्याख्या करें। लिख लिए। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन से क्या तात्पर्य है? प्रशासन के उदय के कारण। इसको भी मैंने बता दिया है। तीसरा प्रश्न, प्रशासनिक दूरी से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी बताया है। ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हैं, लिखने की कोशिश करिएगा। मैंने समझा दिया है। देखिए, आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको पता ही नहीं होगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको प्रश्न बनाना भी आना चाहिए। ठीक है। इसलिए ये आज मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे 3 प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन तीनों प्रश्नों को आसानी से लिख लेंगे। पहला प्रश्न आप 60 शब्दों में लिख सकते हैं, राज्य की प्रवृत्ति वाला। और 3 प्रश्न मैंने लिखवा दिया है। आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न जो है राज्य की प्रवृत्ति वाला, उसको आप 60 शब्दों में लिख सकते हैं। और प्रशासन से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं। और प्रशासनिक दूरी से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास कैसा लगा आप सभी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ आया होगा और आप संतुष्ट होंगे। तो आगे की कक्षाएं मैं कंटिन्यू करूँगा और आप अच्छे से घर में पढ़ाई करिए और सावधानी बरतिए। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।